सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज से हम अपना मंथली करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगस्त के महीने का जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स था ना, पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, तो आप लोगों को सीधे एग्जाम में सीधे डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिल जाएगा एग्जाम में, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। विथ रेफरेंस टू बाल गंगाधर तिलक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखो, ये बाल गंगाधर तिलक साहब अभी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनकी डेथ हुई थी। डेथ कब हुई थी इनकी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी, है ना। जलियांवाले बाग हत्याकांड के जस्ट बाद इनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से ये अगस्त में इनकी डेथ हुई थी, इस वजह से ये लोग इनको ये न्यूज में बने हुए हैं। ठीक है तो विथ रेफरेंस टू बाल गंगाधर तिलक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के नारे के समर्थक थे। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। और तिलक की भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या पश्चिमी विचारों से प्रभावित थी। बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। तिलक बिल्कुल भी पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, बल्कि ये संपर्क में आए थे, लेकिन ये भारत को भारतीय परंपरा के समर्थक थे। ठीक है, भारतीय संस्कृति और परंपरा के ये मतलब ये चाहते थे कि भारतीय संस्कृति का ही विकास हो, और ये ब्रिटिश की जो शिक्षा प्रणाली है ना, इसको मानते थे कि ये बीच में अड़चन पड़ रही है, इसलिए ये इसकी आलोचक भी थे। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, बट ये पश्चिमी विचारधाराओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो मार्क करना। ये डेथ एनिवर्सरी आप लिख लो। देखो, ठीक है, मैं कुछ और बातें इनका जन्म कब हुआ था, जन्म भी बता दो। अच्छा, अब डेथ लिख रहा है तो जन्म भी लिख लो। तो जन्म हुआ था इनको 23 जुलाई। 23 जुलाई ईयर क्या था? 1856। ठीक है, तो 1856 23 जुलाई में इनका जन्म हुआ था, और डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। विथ रेफरेंस टू पिंगली वेंकैया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पिंगली वेंकैया के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं। तो उन्होंने महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। तो ये बात देखो सही है, मैं भी बताऊंगा कहानी क्या थी इनके पीछे की इसकी। चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान वेंकैया ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है, तो ये भी सही है। उनकी साहित्यिक कृति भारत देशनिकी ओका जातीय पताका, मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज, 1916 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और देखो, जब ये युद्ध हो रहा था ना, तो यहीं पर ये गांधी के संपर्क में भी आए थे, तभी इनसे गांधी का प्रभाव पड़ा इन पर। ठीक है, तो महात्मा गांधी थे, गांधी के संपर्क में आए और उनका प्रभाव भी इन पर पड़ा। ठीक है, चलो मैं भी देखो ये पिंगाली वेंकैया के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में, एक और क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। ठीक है सारा। देखो, ट्रिब्यूट टू पिंगली वेंकैया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, डिजाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग। इनका 2 अगस्त 1876 को बर्थडे था, इस वजह से इनको याद किया गया। ठीक है, और 4 जुलाई 1963 में इनकी डेथ हो गई। चलो ये भी क्वेश्चन देख लो। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, आगे होगा वो क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू भारतनाट्यम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। क्या कहते हो, केरल में हुई थी या कहीं और हुई थी? ये आप बताओ, जल्दी बताओ। इस नृत्य को एक हार्य के रूप में जाना जाता है, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है।
तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु का है ये। भारतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। तो ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट दो सही है केवल, क्योंकि ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलो, भारतनाट्यम के बारे में कुछ चीजें हैं आपको बतानी है मुझे, जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी, है ना। तमिलनाडु, बल्कि क्वेश्चन में केरल दे रखा था। इसे 2000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शुरू होने वाले कई ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। 19वीं सदी की शुरुआत में राजा शेरफोजी, ये राजा शेरफोजी का नाम याद रखना, के संरक्षण में प्रसिद्ध तंजौर चौकड़ी ने भारतनाट्यम नृत्य के उस प्रदर्शन को जन्म दिया जैसा कि हम आज देखते हैं। तो इस शैली को देवदासियों ने जीवित रखा, जो छोटी लड़कियां होती थी जिन्हें उनके माता पिता मंदिरों में उपहार देते थे और जिनकी शादी देवताओं से होती थी। तो देवताओं से शादियां करा देते थे पहले के लोग, ऐसे ऐसे तो थे। ठीक है, तो वही फिर नृत्य किया करती थी। इस नृत्य को एकहार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। मतलब जो एक नर्तक है तो वो कभी राक्षस बन जाएगा, कभी देवता बन जाएगा, कभी लड़की बन जाएगा, तो ऐसे मतलब वो बहुत से रोल निभाता है, समझ रहे हो। साथ चलने वाले ऑर्केस्ट्रा में एक गायक, एक मृदंग वादक, वायलिन वादक, वीणा वादक, एक बांसुरी वादक और एक झांझ वादक शामिल होते हैं। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको बजाने के लिए कुछ लोग भी और भी होते हैं। ठीक है, ये भरतनाट्यम के लिए। नृत्य गायन का संचालन करने वाला व्यक्ति नट्टू नार होता है। तो इसको संचालन जो करता है, निर्देशक जो होता है, उसको कहते हैं नट्टूवार, नट्टू नवार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। वह एक राष्ट्रवादी और सच्चे देशभक्त होने के अलावा एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और लेखक भी थे। ध्यान से पढ़ना, देखो, राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद थे, लेखक भी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइन के पीछे के व्यक्ति थे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, वो इसी से रिलेटेड है। तो अभी तभी किया है ना। ठीक है, तो ये कौन है बताओ, इसका आंसर बताओ यार तुम लोग। तो पिंगली वेंकैया, अभी तो हमने किया यार, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जिन्होंने तैयार किया था महात्मा गांधी के कहने पे, है ना। तो उनके बारे में कुछ चीजें जान लो पहले। ये न्यूज में क्यों है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि 2 अगस्त को इनका बर्थडे था। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास भटला पेनुमरु में हुआ था। ठीक है, वे एक उत्साही ध्वज प्रेमी थे जिन्होंने 1916 में, ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी आप लोग याद रखना। तो 1916 में भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने 24 ध्वज डिजाइन प्रस्तुत किए थे। मतलब इन्होंने 24 डिजाइनें दी थी, इनमें से जो पसंद हो आप ले लो भाई। तो देखो ध्वज की डिजाइन कैसी थी। पिंगली वेंकैया ने एक ध्वज डिजाइन किया था जिसे स्वराज ध्वज के रूप में जाना जाता है, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का आधार बनता है। इसमें देश के 2 प्रमुख समुदायों, देखो हिंदू और मुस्लिम के प्रतीक के रूप में, देखो हिंदुओं के रूप में लाल और मुस्लिमों के लिए हरे रंग की 2 पट्टियां शामिल की गई। तो मतलब पहले सिर्फ लाल थी और दूसरी कौन सी पट्टी थी? दूसरी, अरे क्या हो गया, चलो देखो दूसरी पट्टी, अच्छा ठीक है चलो भाई, दूसरी पट्टी लाल थी, और सॉरी पहली पट्टी लाल थी और दूसरी पट्टी हरी थी। तो कुछ इस प्रकार का ध्वज हुआ करता था इनका। ठीक है, पहले चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने समुदायों के बीच शांति और सद्भावना के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफेद रंग की पट्टी और देश की प्रगति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक चरखा जोड़ा। तो महात्मा गांधी ने कहा, यार मजा नहीं आ रही कुछ, तो आप जो रेड और ग्रीन तो सही है, बट बीच में एक व्हाइट कलर हमें चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा बीच में हमें कुछ व्हाइट कलर भी चाहिए। तो देखो, अरे यार इसमें तो रेड, चलो ठीक है, ये मिल तो गया। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ इन्होंने बना दिया। अब ये कुछ ऐसा बन गया, यहाँ अब मैं चरखे का चित्र तो नहीं बना सकता, आप मान लो ये चरखा है।
ठीक है, जो भी है ये चरखा है। तो कुछ ऐसा इन्होंने चित्र बनाने को कहा, तो ऐसा चित्र इन्होंने बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ ध्वज तैयार हुआ था बन के। ठीक है, चलो तो समझ गए आप लोग सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज इन इंडिया। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में हमें देखना है क्या है, क्या सीन है। तो जयपुर को नीले मिट्टी के बर्तनों के अपने पारंपरिक शिल्प के लिए जाना जाता था। तो ये करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। वाराणसी इज primarily known for its intricate wood carving। तो वाराणसी मुख्य रूप से अपनी जटिल लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वाराणसी किस लिए जाना जाता था? वाराणसी देखो, एक तो पहले ब्रास वेयर के लिए जाना जाता था, ब्रास वेयर बर्तन जो होते थे, ठीक है, और एक सिल्क मतलब रेशम की बुनाई के लिए जाना जाता था, सिल्क वेविंग के लिए। और किस लिए जाना जाता था? बनारस की साड़ी आप सुने होंगे, आपकी अगर शादी हुई होती तो आप जान रहे होते। तो बनारस की साड़ियां बहुत पसंद है, और मेरा भी कुछ बनारस से कुछ खास रिश्ता है, तो मैं बनारस को जाऊंगा। देखो तुम लोग भी यार बनारस घूम के आओ, काफी अच्छी जगह है और सबसे पुराना शहर है, तो ऑब्वियसली यार देखना तो बनता है। और देखो बनारस का क्या सीन है ना, रिच इन क्राफ्ट है, मतलब ट्रेडिशंस बहुत अच्छे हैं यार बनारस के। आप जाओ घूम के तो आओ यार, रिच इन क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको बनारस के बारे में याद रखना है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मैसूर अपनी रेशम बुनाई परंपरा के लिए जाना जाता था, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके चलो, तो बनारस के बारे में ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सिल्क वेविंग एंड बनारसी साड़ी और ब्रास वेयर के लिए फेमस है बनारस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर आर करेक्ट? तो वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे, बिल्कुल सत्य बात है। कब जीता था इन्होंने नोबेल पुरस्कार, ये भी बता दो यार तुम लोग। अच्छा, नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था साहित्य में? 1913 में। ठीक है, और किस साहित्य के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि भी आपको याद रखना है। ठीक, गीतांजलि के लिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान और सीखने के केंद्र विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे जो सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते थे और सामाजिक सुधार की वकालत करते थे। देखो ये बिल्कुल गलत बात है, वो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे, वो अपनी कविताओं रचनाओं के माध्यम से पार्टिसिपेट करते थे। तो देखो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सही है, बट थर्ड रॉन्ग है। ओके, तो थर्ड गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने राखी उत्सव की शुरुआत की जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे की कलाई पर रंग बिरंगे धागे बांधते थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो ये भी आप जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है? जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये इनका क्या मानना था कि देशभक्ति के नाम पे कुछ भी कर रहे थे लोग यार, एक दूसरे को मार काट रहे थे, जो भी था आग जला। तो उन्होंने कहा मानवता सबसे ऊपर रखूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, देशभक्ति बाद में। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 से 7 अगस्त 1941, इसीलिए इनको इस महीने याद किया जा रहा है। देखो बढ़िया बियर्ड रखा है, क्या मस्त स्टाइल थी यार इनकी। चलो इनके बारे में कुछ चीजें देख लो। तो हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई गई। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। वे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय कवि थे। 1913 में कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए अंग्रेजी अनुवाद के लिए यह पुरस्कार जीता था। तो देखो इसका बंगाली में और अंग्रेजी में 2 अनुवाद थे, तो अंग्रेजी अनुवाद के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यार, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना इसको, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था इसे।
टैगोर को दो देशों भारत के जनगणमन और बांग्लादेश के अमार सोनार बांग्ला के लिए राष्ट्रगान लिखने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है। देखो ये और किसी को ये सम्मान प्राप्त ही नहीं, इन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान को लिखा। चलो, तो उन्होंने धार्मिक आधार पर बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश वायसराय कर्जन के फैसले के खिलाफ, देखो 1905 में जब कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने का फैसला लिया तो खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और हिंदुओं और मुसलमानों से एक दूसरे के बीच सद्भाव और एकजुटता व्यक्त करने के लिए राखी का त्योहार मनवाया, राखी बांधने का आग्रह किया। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो ये आपको पता ही होगा वैसे, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का आह्वान किया था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है। तो ये ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई, तो मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान था वहां पे इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, देखो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो जारी किया। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा कुछ देख लो। अगस्त प्रस्ताव, सबसे पहले आया क्या? अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त 1942 में वायसराय ने भारतीयों को शांत करने के प्रयास में, अच्छा किसने दिया था ये अगस्त प्रस्ताव? ये आपके लिए होमवर्क है। अगस्त प्रस्ताव जारी किया, हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और बढ़ गया। अब गांधी जी ने क्या आह्वान किया फिर इसके बाद? वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की अपनी योजना का खुलासा किया। तो मतलब उन्होंने कहा कि ये सब व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। बताया उन्होंने सत्याग्रह सत्य और अहिंसक प्रतिरोध का हथियार एक बार फिर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के साधन के रूप में लोकप्रिय हुआ। अब करो या मरो, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो जारी किया। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत से अंग्रेजों की व्यवस्थित वापसी की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी और ऐसा कुछ बैकग्राउंड था। तो करो या मरो कहां से? ग्वालियर टैंक मुंबई। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी। तो चलो, हाउ मेनी ऑफ द अबव पर्सनालिटीज आर एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन एक्शन इन 1925? तो काकोरी ट्रेन कांड से कौन कौन सा संबंधित था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी। तो इनमें से कौन कौन से लोग संबंधित थे? तो ये तीनों संबंधित थे। कैसे संबंधित थे देखो, और ये न्यूज में क्यों था? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ मनाने और युवाओं और स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के लिए लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया। तो लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा चर्चित रहा विषय। तो ये तीनों संबंधित थे। कैसे संबंधित थे मैं बताता हूँ। अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी में हुई ट्रेन डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की पहली बड़ी कार्रवाई थी। तो इस संगठन की स्थापना कब हुई थी ये आप बताओ। ठीक है, शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन ट्रेन में सिर्फ यात्री ही नहीं थे, बल्कि इसमें भारतीयों से वसूले गए करों से भरे खजाने के बैग भी थे, जो ब्रिटिश सरकार के खजाने में जाने वाले थे। तो इसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने किया था, जिन्होंने औपनिवेशिक शोषण के इस चलते फिरते प्रतीक को रोकने का फैसला किया। जैसे ट्रेन काकोरी के पास पहुंची तो क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र लाहिड़ी ने इसकी चेन खींची थी। ठीक है, आपातकालीन चेन खींचकर इंजन को रोक दिया और केवल वही लूटा जो उन्हें लगा कि उनके देशवासियों का है। लगभग 8,000 रुपए लूटे इन्होंने। ठीक है, मतलब इनका मन वो नहीं था कि पूरी ट्रेन को खलास कर दो, बट इन्होंने 8,000 रुपए लूटे एक ट्रेन को रोक के। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे।
उन्हें व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी थे। उन्हें 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पदक मिला। राष्ट्र ने उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया। ये ऐसे कौन से व्यक्ति थे बताओ, तो कौन से व्यक्ति थे ऐसे? तो विक्रम भाई साराभाई, इनके नाम पर अपना एक स्पेस सेंटर भी है, तो यही है ऐसे व्यक्ति। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों था, तो इनकी क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अगस्त 12। तो 12 अगस्त को इनका जन्मदिन होता है, केक कटता है इनका। ठीक है, तो इस वजह से इनको याद किया जा रहा है, विक्रम साराभाई को। इनके बारे में कुछ चीजें जान लो। तो 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में प्रगतिशील उद्योगपतियों के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये पता है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दृष्टि से 1960 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इन्होंने 1960 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की औपचारिक स्थापना भी 15 अगस्त 1969 को हुई। तो ये तो आपको पता होगा, है ना। भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ काम किया इन्होंने। भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया, विक्रम साराभाई स्टेशन, आपको पता ही होगा। पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से मिले इन्हें, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1962 में, पद्म भूषण 1966 में, पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला 1972 में। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम उनकी याद में रखा गया है। ठीक है, 1974 में चंद्रमा पर डॉक्टर साराभाई क्रेटर का नाम उनके सम्मान में रखा गया। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष 1966 में थे। तो इतनी बातें ये इनके बारे में महत्वपूर्ण है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, तो इनके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी आपसे। तो गोटीपुआ डांस रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये गोटीपुआ जो डांस हुआ था किस रीजन से बिलोंग करता है? तो इस डांस के बारे में पहले बताओ, ये है क्या? तो ये गोटीपुआ जो डांस है ये है क्या बताओ, ये कहां से रिलेटेड है? पहले तो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, कहां का? उड़ीसा का। तो उड़ीसा का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। डांस फॉर्म कहां का है? उड़ीसा का है। ये उड़ीसा में ही इसका जन्म हुआ। और देखो, इसको जो उड़ीसी डांस है ना, उड़ीसी डांस है, उसका प्रिकर्सर माना जाता है। तो मतलब ठीक है, तो उड़ीसी का प्रिकर्सर कहते हैं इसको, गोटीपुआ डांस जो भी है। तो कहां से रिलेटेड है इसका? ये उड़ीसा से रिलेटेड है ना। ओडी समझ जाना, ओडी मतलब उड़ीसा है। ओके, और डांस किसके द्वारा किया जाता है? तो जो ग्रुप ऑफ लड़कों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ बॉयज। ठीक है, तो लड़कों के ग्रुप द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसकी थीम क्या होती है? थीम बताओ। थीम होती है लाइफ ऑफ राधा कृष्णा। ठीक है, राधा कृष्णा की लाइफ पे ये लोग परफॉर्म करते हैं। और इसमें ये बताओ, ये लड़कों का भेष कैसा होता है? लड़के ड्रेस एज अ वुमेन करते हैं, मतलब लड़कियों की तरह सजते हैं ये लोग। ठीक है, तो आजकल कुछ सोशल वेबसाइट पे भी कुछ लड़कों को लड़की बनने का शौक है ना, तो ये कर लो यार तुम लोग। और इसमें ये ड्रेस एज अ वुमेन करते हैं और ये प्रेज करते हैं लॉर्ड जगन्नाथ को। ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ का प्रेज और कृष्णा का प्रेज। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो जगन्नाथ एंड कृष्णा, तो ठीक है, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है उड़ीसा का गोटीपुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लाइफ ऑफ राधा कृष्णा इसकी थीम होती है, ग्रुप ऑफ बॉयज द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वो ड्रेस एज ए वुमेन करते हैं, मतलब लड़कियों की तरह सजते हैं। तो कुछ बातें हैं आपको गोटीपुआ के बारे में पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें श्रमिक आंदोलन में उनके योगदान और श्रमिकों के अधिकारों की उनकी मजबूत वकालत के लिए जाना जाता है। वह भारत रत्न के प्राप्तकर्ता भी थे। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है बीबी गिरी। तो वाराह गिरी वेंकट गिरी। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, वो स्वतंत्र में ये देखो इंडिपेंडेंट
कैंडिडेट के रूप में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो इस वजह से थोड़ा इनका अच्छा चल रहा है। तो सॉरी, इनका बर्थ कब हुआ था, किस वजह से इनको याद किया जा रहा है, इनके बर्थ एनिवर्सरी कब थी, तो 10 अगस्त को हुआ था। ठीक, 10 अगस्त 1894 को। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के चौथे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 4th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और इन्हें भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न कब मिला इन्हें, भारत रत्न किसी को पता है कब मिला इन्हें, तो भारत रत्न इन्हें 1975 में मिला, जब इमरजेंसी वाला ईयर था। 1975 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो कुछ बातें आपको बीबी ग्रीक्स के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। डांस फॉर्म स्टेट, चलो तो ये देखना है कौन सा सही मिलान है। तो कोलाट्टम डांस आंध्र प्रदेश, ये सही है या गलत, बताओ। तो बताओ यार। तो कोलट्टम बिल्कुल सही है। ठीक है, कोलट्टम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गोटीपुआ डांस ये गलत है, ये तो अभी हमने करा ना, ये उड़ीसा से संबंधित है। सीताकली केरला से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलो कोलट्टम डांस के बारे में कुछ चीजें बताओ। क्या हो रहा तो अरे ठीक ठीक, चलो कोलट्टम डांस के बारे में बताओ। तो इसके वुमेन द्वारा, लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, पहली बात तो। ठीक है, और इसमें जो आदमी लोग मेन होते हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हैं, तो उनका काम क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक देना। ठीक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक पुरुष देते हैं और वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस होती है इसकी, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल में परफॉर्म किया जाता है। तो ये 3 जगह हैं जहां इसको परफॉर्म किया जाता है। देखो, तमिलनाडु और केरल में इसको कुम्मी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु और केरल में इसको कुम्मी के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में कई बार क्या कहा जाता है इसको, तो आंध्र प्रदेश में इसको एक नाम से और जानते थे, कोलट्टम तो जानते ही हैं, एक कोल्लेनाली। ठीक है यार, ये थोड़ा नॉर्थ इंडिया से होने के कारण मैं थोड़ा सही से उच्चारण नहीं कर पाता, बट कोल्लेनाली आपको ऐसा कुछ याद रखना। तो इतनी बातें आपको कोलट्टम डांस के बारे में याद रखना है। चलो, और सातकली, सीताकली हमने गोटीपुआ के बारे में तो पिछली स्लाइड में कर लिया। तो सीताकली कहां से, सीताकली के बारे में बताओ। तो ये केरल से इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और इसको द्रविडियन डांस फॉर्म है ये, तो द्रविड़ डांस फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। और ये पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल में सेलिब्रेट होता है, तो ओनम फेस्टिवल में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, 14। चलो, तो वह अनुशीलन समिति नामक एक समूह में शामिल हो गए, 15 वर्ष की आयु में स्वयंसेवक बन गए और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटने के लिए गिरफ्तार किए गए। ये बताना किसकी विशेषताएं पढ़ रहा हूं मैं। उन्हें ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। किंग्सफोर्ड बम जो कांड था ना, उसमें जो असफल रहे थे, तब उसके लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसके कारण उन्हें अंततः 18 वर्ष की छोटी उम्र में मौत की सजा सुनाई गई। ठीक है यार, तुम लोग बच्चों की आवाज थोड़ा वो कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा गांव में हूं, तो यहाँ थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ चलो ठीक है। तो कौन था इसका आंसर, क्या है बताओ। 14 का आंसर बताओ तुम लोग। तो 14 का आंसर है खुदीराम बोस, है ना। इन्हीं के बारे में, यही है किंग्सफोर्ड बम हत्याकांड से संबंधित है इनका नाम। चलो, तो इनके बारे में बता दो। तो हाल ही में खुदीराम बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, क्योंकि इनको 11 अगस्त 1908 को इनके फांसी मिली थी। वे भारत के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1889। वे अनुशीलन समिति नामक समूह में शामिल हुए, 15 वर्ष की आयु में स्वयंसेवक बन गए और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटने के लिए गिरफ्तार किए गए। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। उन्हें ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए सबसे ज्यादा याद किया था। अंततः उन्हें 18 वर्ष की छोटी उम्र में मौत की सजा सुनाई गई, जो 11 अगस्त 1908 को थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विथ रेफरेंस टू मैडम बीकाजी कामा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उन्हें विदेशी धरती पर पहला भारतीय झंडा फहराने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, इन्हें याद किस लिए किया जा रहा है? इनकी भी डेथ एनिवर्सरी कब है? सब बहुत डेथ एनिवर्सरी याद हमने पढ़ ली है ना, तो इनकी भी डेथ एनिवर्सरी कब है? 13 अगस्त को। ठीक है, तो इसलिए इनको याद किया जा रहा है। तो उन्हें विदेशी धरती पर पहला भारतीय झंडा फहराने का श्रेय दिया था, बिल्कुल सही बात है ये। और कहां फहराया था? 1907 में फहराया था। 1907 में कहां पे? जर्मनी में। ठीक है, आपको जगह का नाम वैसे चाहिए नहीं, बट चलो अगर जगह भी आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूं, स्टुटगार्ट। ठीक है, ये जगह का नाम था, स्टुटगार्ट, जर्मनी में इन्होंने झंडा फहराया था भारत का। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की सह स्थापना की थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसी को ये नोन एज किसके नाम से जाना जाता है? भारत मंडल के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, तो भारत मंडल के नाम से जाना जाता है। 1905 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने। उन्होंने क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम का लंदन संस्करण जारी किया। बिल्कुल गलत, लंदन नहीं, इन्होंने कहां का? पेरिस संस्करण जारी किया था। ठीक है, पेरिस एडिशन जारी किया था। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, बट थर्ड नंबर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो 15वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू फेमस प्लेसेस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो अच्छा, हम्पी कहाँ है? किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही जगह, सही बात है। तो हम्पी के बारे में बताओ। ये कैपिटल ऑफ विजयनगर है। तो पहली बात, ये कैपिटल है विजयनगर की राजधानी है। तो आपको ये पता होगा विजयनगर की राजधानी है। और एक चीज बता दो इसके बारे में यार, इसको यूनेस्को में भी जगह मिली, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये ऐड है। और एक चीज बताओ। चलो, तो ये दो बातें आपको हम्पी के बारे में याद रखना चाहिए। हम्पी है कहाँ? ये सब तो हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, चलो वाराणसी के बारे में तो आपको मोस्टली चीजें पता ही होंगी। तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे, ये भी करेक्ट आंसर है। मदुरई, ये भी वैगई नदी के किनारे स्थित है। और इस यहीं पर मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, तो मीनाक्षी टेम्पल के लिए ये फेमस है। तो ये तीनों जो सही करेक्ट मैच है, तो ऑल थ्री पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 16 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच एमंग द फॉलोइंग आर द लिटरेरी वर्क ऑफ श्री अरबिंदो? द लाइफ डिवाइन, इनके साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं अरबिंदो की? ठीक है, द लाइफ डिवाइन, द आर्कटिक होम इन वेदास, सिंथेसिस ऑफ योगा, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। तो कौन कौन सी हैं इनकी बताओ रचनाएं। तो देखो, द लाइफ डिवाइन तो इनकी है, अरबिंदो की है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ योगा भी इन्हीं की है। बट द आर्कटिक होम इन वेदास एंड श्रीमद् भगवद गीता रहस्य किसी और की है। किसकी है ये आप बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 और 3 ओनली। ठीक है, पीएम मोदी ने प्रतिष्ठित दार्शनिक विचारक और आध्यात्मिक नेता श्री अरबिंदो को उनकी 152वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखो, अरबिंदो की साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी है? द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, एक किंवदंती और एक प्रतीक, एक महाकाव्य कविता। तो ये 3 रचनाएं अरबिंदो की हैं। और लोकमान्य तिलक जी की कौन है? उन्होंने अरे यार ये क्या है, द ओरियन या रिसर्चेस इनटू द एक्टिविटी ऑफ वेदास। ठीक है, द आर्कटिक होम इन द वेदास को प्रकाशित किया 1903 में। मांडले जेल में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, भगवद गीता का रहस्य लिखा। तो ये सब दोनों लोकमान्य तिलक की साहित्य, हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक, एक मूल व्याख्या, ये भगवद गीता के बारे में बताया गया है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? किसकी बताया मैंने अभी? लोकमान्य तिलक जी की। ठीक है, तो तिलक की दोनों रचनाएं हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया। तो वीरता पुरस्कार के बारे में बताना है, वीरता पुरस्कार के बारे में कंसीडर करना है।
तो अशोक चक्र दुश्मन की उपस्थिति में असाधारण साहस और बहादुरी के कार्यों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। बिल्कुल गलत बात। कौन सा है? देखो, जब दुश्मन उपस्थित होता है तब कौन सा है सर्वोच्च सम्मान? परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र ये है सर्वोच्च सम्मान। बट जब अगर देखो, अगर शांति वाला हुआ, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में हाईएस्ट होगा तब अशोक चक्र का नाम होगा। ठीक है, वैसे तो ये गलत है, वैसे परमवीर चक्र है। चलो, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शांतकालीन वीरता पुरस्कार है। बिल्कुल सही। वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में केवल एक बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, तो ये भी सही है। सॉरी, ये 2 बार होती है, ये गणतंत्र दिवस पे होती है और स्वतंत्रता दिवस पे भी होती है, तो 2 बार होती है। तो ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 18 का। चलो नेक्स्ट, सद्भावना दिवस और हार्मोनी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, बी आर अम्बेडकर। तो ये राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, सद्भावना दिवस। भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती हर साल 20 अगस्त को देश में सद्भावना दिवस या सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो ये सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। राजीव गांधी के बारे में लिखा, चलो ठीक है। राजीव गांधी की डेथ कैसे हुई थी? आप पता होगा राजीव गांधी की डेथ हुई कहां थी, कब, कैसे हुई थी? तो सर राजीव गांधी इनको सुसाइड बम द्वारा इनकी डेथ हुई थी। सुसाइड बम हुआ था, सुसाइड बम अटैक। ठीक है, सुसाइड बम अटैक कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तो इनकी डेथ तमिलनाडु में हुई थी। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो भारत रत्न इन्हें कब मिला था? 1991 में। तो 1991 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। धनगार्स कम्युनिटी समटाइम्स अपीयर्ड इन द न्यूज बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो धनगार्स कम्युनिटी है क्या? तो समाचार में हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में धनगरों ने के एक बड़े समूह ने अपनी भेड़ों और बकरियों के लिए एक चारागाह गलियारे की मांग की है। इस वजह से ये कम्युनिटी न्यूज में है। ये एक जो देखो, क्या ये कौन होते हैं? अपनी भेड़ों का जो समूह होता है, भेड़ों की कम्युनिटी का, इनका इसको धनगर कहते हैं। ठीक है, धनगर कहते हैं। तो इन्हीं को धनगरों के नाम से जाना जाता है। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश। तो ये 4 राज्यों में पाए जाते हैं, बट मोस्टली कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। 1909 में उन्हें ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। कौन थे वो? मदन लाल धिंगरा जी को। ठीक है, तो मदन लाल धिंगरा का संबंध है। तो देखो, ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और 1909 में कर्जन वाइली की हत्या के लिए फांसी पर लटकाया गया। किसे? मदन लाल धिंगरा जी को। इन्हें क्यों याद किया गया? इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 17 अगस्त को। ठीक है, तो इस वजह से इनको याद किया गया। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका, अच्छा जन्म कब हुआ था बताओ तुम लोग। इनका जन्म, यार मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है, बट चलो 18 सितंबर ही है। हाँ चलो, 18 सितंबर 1887। ठीक है, 1887 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1887 में। डेथ कब हुई थी? 17 अगस्त को 1909 में कर्जन वाइली की हत्या के लिए इनको डेथ की सजा मिली थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, और लाहौर षड्यंत्र के मामले में उन्हें मौत की सजा दी गई थी। ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ये राजगुरु साहब थे, भगत सुखदेव राजगुरु भगत सुखदेव है ना, इनका नाम पता है, जिनको मृत्यु की सजा मिली थी, फांसी पर लटकाया गया था।
तो राजगुरु का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908 को। ठीक है, इस वजह से इनको याद किया जाता है। 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी के, लाहौर षड्यंत्र मामले में उन्हें मौत की सजा मिली थी। कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और इन्हीं के साथ भगत सिंह और सुखदेव जी को भी मौत की सजा मिली थी। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शिवराम हरि राजगुरु। चलो नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में संस्कृत और ओडिया सहित 5 शास्त्रीय भाषाएं हैं। बिल्कुल गलत। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो 6 का नाम लिखो यहां पे। पहली है कौन है? पहली तमिल हो गई, ठीक है, संस्कृत हो गई, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, 3 हो गई। चौथी कौन सी है? कन्नड़ हो गई। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और फिर मलयालम। ठीक है, मलयालम के बाद एक और कौन सी है रह रही है? ओडिया। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेज है जिनको शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। तमिल को कब जोड़ा गया था? तमिल को 2004 में। ठीक है, 2004 में, और संस्कृत 2005। तो सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल है। और तेलुगु और कन्नड़ को कब जोड़ा गया था? 2008 में, और मलयालम 2013। ठीक है, और उड़िया को 2014 में। तो ये 6 लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषाएं के नाम से जाना जाता है। सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। बिल्कुल, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। 22 भाषाएं हैं अभी। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ओनली 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह उर्दू और नेपाली सहित 22 भाषाओं को मान्यता देता है। बताओ ये सही है? उर्दू और नेपाली सहित, बताओ। तो बिल्कुल सही है, 22 भाषाएं हैं इसमें। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 2003 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये बिल्कुल गलत है। इन्हें कब जोड़ा गया था? देखो, पहले जब मूल संविधान बना था ना, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 1900 कब? तो 1967 में सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई। और फिर कब जोड़ा गया? फिर देखो, ये जो क्या, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, तो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, इनको कब जोड़ा गया था? इनको जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है, ना कि 2003 में। फिर 2003 में क्या जोड़ा गया था? 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन एक्ट था, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? बताओ। उसमें जोड़ी गई थी, देखो, बोडो हो गई, बोडो, डोगरी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेज लास्ट में जोड़ी गई थी अभी, और संथाली। तो कुल मिला के 22 भाषाएं अभी 8वीं अनुसूची में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट, द टर्म जिउ जित्सु और एकिडो किससे संबंधित है? तो ये बताओ, जिउ जित्सु और एकिडो किससे संबंधित है? तो ये फॉर्म्स ऑफ मार्शियल आर्ट है। इसका चलो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। ये जापान से रिलेटेड होगा वैसे। तो मार्शियल आर्ट्स के संबंध में इनका नाम आया है, जिउ जित्सु और एकिडो। ठीक है, तो देखो, जुजुत्सु का मतलब है कोमल कला। तो जापान में उत्पन्न मार्शल आर्ट का एक परिवार जुजुत्सु का अनुवाद कोमल कला होता है। जू का अर्थ है नरम या कोमल, और जुत्सु का अर्थ है कला, तकनीकी। जुजुत्सु उच्चारण के मामले में कुछ हद तक गलत है, हालांकि यह जापानी शब्द का लोकप्रिय रोमनीकरण है। ऐसा माना जाता है कि समुराई योद्धाओं ने युद्ध के दौरान अपने हथियार, पौराणिक कटाना तलवारें खोने की स्थितियों के लिए विभिन्न जूझने और आत्मरक्षा तकनीकें विकसित की है। तो एकिडो जुजुत्सु की एक शाखा है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में मार्शल कलाकार मोरुही उशिबा ने विकसित किया था। ये जापानी लोग हैं, ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, जो इसे जापान की कई मार्शल आर्ट में सबसे युवा बनाता है। एकिडो का शाब्दिक अर्थ है ऊर्जा का सामंजस्य बनाने का तरीका। ठीक है, तो
तो ऊर्जा का सामंजस्य बनाने का तरीका, और यह अधिकांश अन्य मार्शल आर्ट से अलग है। तो ये कुछ इनका नाम था ऐसा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। तुम आई होप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, और अब इनको रिवाइज कर लेना। कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का फंसेगा आपको, फिर मत कहना, क्योंकि मैंने स्टैटिक जी के साथ साथ करवाया है, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज करना इसको। और मैंने अगस्त महीने का पूरा हिस्ट्री कवर कर दिया है करंट अफेयर से जो भी रिलेटेड था, ठीक है।